दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जीआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 21। इसमें हम जल मंडल खंड को शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम महासागर एवं उच्चावच से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, जिनके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की भी बहुत अधिक संभावना है, तो इसलिए इन प्रश्नों को तैयार करना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 21, महासागर एवं उच्चावच से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि समुद्र अधः स्थल के प्रसार का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन देखिए, होम्स एवं डेविस के द्वारा, वेगनर एवं होम्स द्वारा, हेस एवं डाइट्स द्वारा, या फिर एयरी एवं प्रैट के द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए, हेस एवं डाइट्स के द्वारा। दोस्तों सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी समुद्र अधः स्थल के प्रसार का सिद्धांत हेस एवं डाइट्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और सबसे पहले प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैरी हेस ने वर्ष 1960 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो याद रखिएगा, समुद्र के अधः स्थल के प्रसार का सिद्धांत हेस एवं डाइट्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर खारे जल और मृदु जल का अनुपात कितना है? 9 और 1, 95 और 0.5, 9.8 और 0.2, या फिर 9.7 और 0.3। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 9.7 और 0.3 के अनुपात में। दोस्तों पृथ्वी पर खारे जल और मृदु जल का अनुपात लगभग 9.7 और 0.3 के अनुपात में है। विश्व में कुल जल का 97% खारा जल के रूप में महासागरों में है। अलवण या जिसे मृदु जल या मीठा जल कहा जाता है, इसके कुल 3% में से 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। अगला प्रश्न है, ओवेन दरार निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, या फिर कैस्पियन सागर। तो आपको बताना है ओवेन दरार निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में पाई जाती है? तो उत्तर है ऑप्शन ए, अरब सागर में। दोस्तों ओवेन दरार अरब सागर में पाई जाती है। ये दरार अरब और अफ्रीकी प्लेट को भारतीय प्लेट से अलग करती है। ओवेन दरार का नामकरण HMS ओवेन के नाम पर 1963 में किया गया था और HMS ओवेन नामक युद्धपोत ने सबसे पहले इसका पता लगाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है? ऑप्शन देखिए, 3000 मीटर, 6000 मीटर, 4000 मीटर, या फिर 2000 मीटर। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, 4000 मीटर हिंद महासागर की औसत गहराई है और इसका 60% भाग 4000 से 6000 मीटर गहरा गंभीर सागरी मैदान है। तो याद रखिएगा, हिंद महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर है। दोस्तों हिंद महासागर में गर्त यानी खाइयों का अभाव है। केवल जावा के दक्षिण में सुंडा गर्त ही है जिसकी गहराई 7450 मीटर है और हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल 73.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे कम गहरा है? उत्तरी सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, या फिर पीत सागर यानी पीला सागर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, पीत सागर सबसे कम गहरा सागर है। दोस्तों पीत सागर या LOC सबसे कम गहरा है और ये चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया और पूर्वी चीन सागर से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेलीग्राफ पठार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक या अंध महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेलीग्राफ पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। मध्य अटलांटिक कटक ग्रीनलैंड के दक्षिण में चौड़ा हो जाता है जिसको कि टेलीग्राफ पठार कहा जाता है और मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोपेट द्वीप तक यस अक्षर के आकार में 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है।
तो याद रखिएगा टेलीग्राफ पठार उत्तरी अंध यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अटलांटिक श्रेणी की लंबाई है? लगभग 800 किलोमीटर, लगभग 10,000 किलोमीटर, या फिर 12,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लगभग 15,000 किलोमीटर। और आप जानते हैं कि अटलांटिक कटक आइसलैंड से दक्षिण में बोपेट द्वीप पर एस अक्षर के आकार में 14,400 किलोमीटर, लगभग 15,000 किलोमीटर में विस्तृत है। अगला प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है, आपकी बतानी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले देखते हैं, 4,000 मीटर, 4,200 मीटर, 3,900 मीटर या 3,000 मीटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लगभग 3,900 मीटर अटलांटिक महासागर की औसत गहराई है। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई इसमें लगे छोटे छोटे सागरीय क्षेत्रों को शामिल करने पर 3,338 मीटर है। यदि इससे लगे सागरीय क्षेत्रों को हटा दिया जाए तो इसकी औसत गहराई 3,926 मीटर हो जाती है। वहीं CIA फैक्ट बुक के आंकड़ों के अनुसार अटलांटिक महासागर की औसत गहराई 3,646 मीटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अरब सागर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। दोस्तों, प्रशांत महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है। इसका कारण ये है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से ये सिद्ध हो चुका है कि अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है, जबकि प्रशांत महासागर संकुचित हो रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सागरी लहरों के कटाव को प्रभावित नहीं करता है। सागरी लहरों का प्रभाव चट्टानों की संरचना, तापमान की अधिकता या फिर पुलिन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तापमान की अधिकता। दोस्तों, सागरी लहरों के कटाव को तापमान की अधिकता प्रभावित नहीं करती है। इसके विपरीत सागरी तरंग की लंबाई तथा वेग, तटीय भाग की चट्टान की बनावट, स्थिर तटरेखा आदि सागरी लहरों के कटाव को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना एक उदाहरण है किसका? ऋणात्मक संचरण का, क्षैतिज संचरण का, अपनतीय संचरण का या फिर धनात्मक संचरण का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, धनात्मक संचरण। दोस्तों देखिए, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना एक पॉजिटिव मोमेंट है। इसके अंतर्गत सागरी जल का विस्तार होता है और स्थलीय क्षेत्र जलमग्न होते हैं। तो समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना धनात्मक संचरण का जो है उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जल के घनत्व के अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं। इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, थर्मोक्लाइन धाराएं, इंट्रोक्लाइन धाराएं, गायर्स धाराएं या पस्ट्रोक्लाइन धाराएं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, थर्मोक्लाइन धाराएं। दोस्तों, आप जानते हैं कि महासागरों में ऊपर से नीचे जाने पर दबाव बढ़ता है, जिस कारण घनत्व भी अधिक हो जाता है। इस तरह सागरों के ऊपरी भाग में हल्का जल और गहराई में भारी जल मिलता है, जिस कारण जल में लंबवत गति उत्पन्न हो जाती है और जल के घनत्व के अंतर के कारण इस प्रकार गतिमान होने वाली धाराओं को थर्मोक्लाइन धाराएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नॉट, KNOT, नॉट निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है? जलयान की गति, वायुयान की गति, आर्द्रता की मात्रा या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जलयान की गति। दोस्तों, नॉट द्वारा जलयान की गति मापी जाती है, जबकि स्थल से महासागर के किसी बिंदु की दूरी नॉटिकल मील या समुद्री मील में मापी जाती है। एक समुद्री मील 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, नॉट जलयान की गति मापने की इकाई है और स्थल से महासागर के किसी बिंदु की दूरी नॉटिकल मील या समुद्री मील में मापी जाती है। एक नॉटिकल मील जो होता है, एक समुद्री मील 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, महासागरीय नितल के 4 उच्चावची स्वरूपों में किसका विस्तार सर्वाधिक है? देखिए, महासागरीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय मैदान या महासागरीय गर्त। इनमें से आपको बताना है कि महासागरीय नितल की ये 4 उच्चावची स्वरूपों में किसका विस्तार सर्वाधिक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, महासागरीय मैदान का।
दोस्तों महासागरीय नितल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं और महाद्वीपीय किनारे से सागर की नितल गहराई तक ये मंडल क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरी मैदान और महासागरीय गर्त होते हैं। सागरी मैदान महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है और समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 76% भाग पर सागरी मैदान का विस्तार पाया जाता है, लेकिन एक महासागर से दूसरे महासागर में ये प्रतिशत बदलता रहता है। तो याद रखिएगा, महासागरीय नितल के 4 उच्चावची स्वरूपों में महासागरीय मैदान का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। महाद्वीपीय मग्न तट का औसत ढाल 5 डिग्री से 8 डिग्री है, ये आपका सही नहीं है। महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर सामान्यतः चौड़े होते हैं, सही है। और अंतः सागरी कंदराएं सामान्यतः महाद्वीपीय मग्न तट के समानांतर मिलती हैं, ये भी सही नहीं है। तो सही क्या है? सही केवल 2 है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये कैसे सही है तो आप जान सकते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट का औसत ढाल 5 से 8 डिग्री नहीं बल्कि 1 से 3 डिग्री के बीच होता है। अंतः सागरी कंदराएं या कैनियन महाद्वीपीय मग्न तट के समानांतर नहीं होती हैं और महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर सामान्यतः चौड़े होते हैं। दोस्तों महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल पर सकरी, गहरी और खड़ी दीवार से युक्त घाटियों को महासागर के अंदर होने के कारण अंतः सागरी कंदराएं या कैनियन कहा जाता है। अंतः सागरी कैनियन कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः तट के लंबवत होते हैं और बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने के सामने पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय शेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की औसत गहराई पूछा गया है कि कितनी होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, देखिए 100 फैदम यानी 600 फीट, 150 फैदम यानी 900 फीट, 200 फैदम यानी 1200 फीट या फिर 250 फैदम या 1500 फीट। तो सही उत्तर है महाद्वीपीय शेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की औसत गहराई 100 फैदम यानी 600 फीट के लगभग होती है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण आप अन्य तथ्यों को देख लीजिए जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। 1 फैदम 6 फीट के बराबर होता है और महाद्वीपों के समुद्र में डूबे हुए भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। इसकी अधिकतम गहराई 100 फैदम अथवा 200 मीटर अथवा 600 फीट होती है और महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई इसके ढाल पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है कि महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है, सही है। महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेफाइट से निर्मित है, सही है। महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीप का एक भाग है, ये भी सही है। और सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये आपका सही नहीं है। तो देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, क्योंकि महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपों का डूबा हुआ विस्तार है, ये आपका सही है। ये ग्रेनाइट से निर्मित है और महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीप का ही एक भाग होता है। और देखिए, पूछा गया है कि सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट कौन सा है, तो सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं और सभी महाद्वीपों में अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। इससे होकर भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा दोनों ही गुजरती हैं। तो ऑप्शन डी आपका सत्य नहीं है, अन्य तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं कहाँ पर? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर में। दोस्तों सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं और साइबेरियाई मग्न तट विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है जिसकी चौड़ाई 1210 किलोमीटर यानी 750 मील है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है कहाँ पर? तो आप जानते हैं कि विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और साइबेरियाई मग्न तट विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सबसे अधिक चौड़ी महाद्वीपीय समतल यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ विश्व के किस भाग से जुड़ी हुई है?
देखिए, भारतीय प्रायद्वीप, साइबेरिया, पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका या डोगर बैंक। तो सही उत्तर हो जाएगा साइबेरिया। दोस्तों, साइबेरिया जो है सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं, जो कि साइबेरियाई मग्न तट विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सागरी तल को प्रभावित करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है अक्षांश, जल एवं स्थल में वितरण में असमानता, प्रचलित पवन तथा सागरी धाराएं, और या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी। देखिए, अक्षांश, जल और स्थल के वितरण में असमानता और प्रचलित पवन तथा सागरी धाराएं, ये सागरी तल को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अगला प्रश्न है, सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है कितने से कितने डिग्री अक्षांश के बीच। देखिए, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच, 20 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य या भूमध्य रेखा पर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। दोस्तों, सागरों में अधिकतम लवणता जो है ये 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, और यहाँ पर इनकी सांद्रता 36 प्रति हजार होती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापमान और उच्च वाष्पीकरण के कारण आर्द्रता न्यून रहती है। तो याद रखिएगा, सागरों में अधिकतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर जो देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य 35 प्रति हजार की लवणता पाई जाती है। दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य लवणता में कमी आ जाती है, और भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा लगभग 34.85 प्रति हजार होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपको सागरी कटक और महासागरों को एक दूसरे से मिलान करना है। डॉल्फिन सागरी कटक ये कहाँ पर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। देखिए, डॉल्फिन सागरी कटक ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। स्कोशिया, तो स्कोशिया दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सेंट पॉल दक्षिणी हिंद महासागर में है, और एल्बेत्रास ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित सागरी कटक है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा, देखिए 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन देख लेते हैं। 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 90 ईस्ट कटक स्थित है कहाँ पर। देखिए, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक या फिर आर्कटिक महासागर में आपको बताना है। तो सही उत्तर है 90 ईस्ट कटक आपका हिंद महासागर में है। और हिंद महासागर में स्थित अन्य महत्वपूर्ण कटक में लकाद्वीप चैगोस सेंट पॉल कटक और एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार, करगुलेन गासबर्ग कटक, इंडियन आर्कटिक कटक, सोक्रोता चेगोस कटक, मालागासी कटक, प्रिंस एडवर्ड क्रोजे कटक और अंडमान निकोबार कटक तथा कार्लसबर्ग कटक ये हिंद महासागर में स्थित प्रमुख कटक हैं। तो 90 ईस्ट कटक ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, महासागरी कटक डॉल्फिन राइज कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर में। तो सही उत्तर है दोस्तों महासागरी कटक डॉल्फिन राइज ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भूमध्य रेखा के उत्तर में मध्य अटलांटिक कटक को डॉल्फिन उभार या राइज तथा दक्षिण में चैलेंजर उभार कहा जाता है। ग्रीनलैंड के दक्षिण में कटक को टेलीग्राफिक पठार, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास न्यू फाउंडलैंड उभार, भूमध्य रेखा पर सियरा लियोन उभार और उत्तर पूर्व की ओर तथा पारा उभार और उत्तर पश्चिम की ओर हैं। तो सियरा लियोन उभार उत्तर पूर्व की ओर और उत्तर पश्चिम की ओर पारा उभार कहा जाता है। दोस्तों, अटलांटिक महासागर के अन्य कटकों में टॉमसन कटक, अजोर उभार, वाल्विस कटक और रियो ग्रैंड उभार आते हैं। तो डॉल्फिन राइज या डॉल्फिन उभार दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सेंट पॉल कटक स्थित है कहाँ पर। कई बार आपने नाम पढ़ा है। सेंट पॉल कटक आपका हिंद महासागर में है।
भूमध्य रेखा और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य लकादीव चैगोस को चैगोस सेंट पॉल कटक कहा जाता है और 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इस कटक को एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं कि महासागरीय तल का सबसे गहरा भाग कहाँ पर स्थित है। देखिए, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक या फिर अंटार्कटिक महासागर में। तो सही उत्तर है प्रशांत महासागर। महासागरीय तल का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में है। मेरियाना ट्रेंच इसका नाम है और इसकी गहराई लगभग 11,033 मीटर है और पृथ्वी पर ये सबसे गहरा स्थल या सबसे निम्नतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अटलांटिक महासागर में स्थित जो महासागरीय कटक है वो है डॉल्फिन, तो ए का तीसरा हो जाएगा। प्रशांत महासागर में कोकोस कटक स्थित है आपका। आर्कटिक महासागर में आप देख सकते हैं कि मेंडलीव कटक है और अरब सागर में एडेन कटक स्थित है। तो सही मिलान हो जाएगा 3, 2, 4 और 1। तो 3, 2, 4 और 1 कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 अटलांटिक महासागर में डॉल्फिन, कोकोस कटक प्रशांत महासागर में, मेंडलीव कटक आर्कटिक में और एडेन कटक अरब महासागर में स्थित है। वितलीय मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं आपको बताना है। निम्न नदी घाटियों में, महासागरीय खाइयों में, अंतः महासागरीय कंदराओं में या फिर गहरे सागरीय मैदानों में। तो सही उत्तर है वितलीय मैदान गहरे महासागरीय मैदानों में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों और मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वे क्षेत्र हैं जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। अगला प्रश्न है, कोकोस कीलिंग बेसिन कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंद महासागर। कोकोस कीलिंग बेसिन याद रखिएगा हिंद महासागर में है और ये ऑस्ट्रेलिया का अधीन क्षेत्र है। कोकोस जिसको कीलिंग द्वीप कहा जाता है, इसका विस्तार 96 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 12 डिग्री 10 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर है और ये क्षेत्र 27 प्रवाल द्वीपों का समूह है। तो कोकोस कीलिंग बेसिन ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, संचारण जायर महासागरीय सतह की धाराओं का बंद तंत्र, ये आपका सही सुमेलित है। थर्मोहेलाइन धाराएं, तो थर्मोहेलाइन धाराएं घनत्व द्वारा चालित गहरे महासागर की धाराएं होती हैं। शीतल दीवार गल्फ स्ट्रीम, ये सही नहीं है क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो है ये ठंडे जल गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तट तथा गल्फ स्ट्रीम के मध्य ठंडे जलमंडल को शीतल दीवार कहते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम को शीतल दीवार नहीं कहते हैं। और कन्वेयर बेल्ट संचरण ये महासागरीय सतह की गर्म धाराओं का परिपथीय संचरण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट तथा गल्फ स्ट्रीम के मध्य ठंडे जलमंडल को शीतल दीवार कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम को नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए, कनावेराल अंतरीप संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। ल्यूविन अंतरीप ये ब्राज़ील सही नहीं है। तो ल्यूविन अंतरीप ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण पश्चिमी बिंदु है। हार्न अंतरीप चिली सही है और कार्नवाल अंतरीप इंग्लैंड ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ल्यूविन अंतरीप ब्राज़ील में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मुख्य भूमि का दक्षिणी पश्चिमी बिंदु है। इसका नामकरण डच यात्री फ्लिंडर्स ने अपने जहाज़ के नाम पर किया था और इस अंतरीप पर एक ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभ है और अन्य सभी विकल्प आपके सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, गियो है, गियो या GUYOT, GUYOT। तो देखिए ये दोस्तों ये क्या है, गियो या जियो इसको कहा जाता है। गियो क्या होते हैं,
तो दोस्तों सपाट समुद्री शिखर पर्वत को गीयो कहा जाता है और ये सपाट या चौड़े शिखर वाली अंतःसागरीय ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। तो याद रखिएगा गीयो जो हैं ये सपाट शिखर समुद्री पर्वत होते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय तट या महासागरीय कटक। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाद्वीपीय मग्न तट। दोस्तों महाद्वीपों के वे भाग जो समुद्र में डूबे हैं महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। मग्न तट का अर्थ डूबे हुए तट से होता है और ये महाद्वीपों के चारों ओर फैले हुए उथले समुद्री भाग होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें जल मंडल के अंतर्गत आपने महासागर और उच्चावत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं के लिए बन सकते हैं उनको सॉल्व किया। आप इन प्रश्नों को दोहरा लीजिएगा और जो प्रश्न कठिन लगे उनको आप अलग से नोट करते चलिएगा ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में, एग्जाम टाइम रिवीजन में आपको आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।